ईरान और रसिया एक स्ट्रेटेजिक अलाइज है और उसके साथ ईरान और रसिया सीरिया और इराक कॉन्फ्लिक्ट में मिलिट्री अलाइज और अफगानिस्तान और पोस्ट सोवियत सेंट्रल एशिया में पार्टनर्स है। इसी के साथ रसिया फेडरेशन ईरान को आर्म्स और वेपन्स भी सप्लाई करता है। अब क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस होने के कारण रसिया ईरान के ऑयल रिजर्व्स का एक की ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि रसिया को भी वेस्टर्न कंट्रीज से भारी सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है। इस सब को देखते हुए रसिया ने नाटो के खिलाफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसके बाद 2007 में ईरान को इसके लिए इन्विटेशन भेजा गया, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के चलते ईरान ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। ईरान अपनी आर्मी में ज्यादातर सेल्फ मेड वेपन्स यूज करता था, लेकिन कुछ सिस्टम रसिया से भी इंपोर्ट कराए गए थे। बदले में ईरान ने रसिया यूक्रेन वॉर के समय रसिया को अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी से असिस्टेंस प्रोवाइड किया। यहाँ तक कि कई अमेरिकी ऑफिशियल्स का मानना है कि दोनों देशों के बीच एक फुल फ्लेज डिफेंस पार्टनरशिप है। अमेरिका के लगाए गए एक तरफे सैंक्शंस के कारण ईरान और रसिया की रिलेशंस मजबूत होने लगे। जल्द ही मार्च 2001 में प्रेसिडेंट पुतिन ने ईरान प्रेसिडेंट खातिमी को मॉस्को में होस्ट किया, जहां पर उन्होंने ट्रीटी ऑन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिलेशंस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन साइन किया। हालांकि इसमें कोई खास स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जिक्र नहीं था, लेकिन आगे चलकर इसने $7 बिलियन की आर्म डील का रास्ता खोला। एक टेररिस्ट ग्रुप देश ग्रुप की जानकारी और उसे काउंटर करने के लिए रसिया, ईरान, इराक, सीरिया सीक्रेट कोलिशन बनाया गया, जिसे 4+1 भी कहा जाता था, जिसमें +1 हिजबुल्लाह है, जिसके कोऑपरेशन रूम सीरिया के दमस्कस और इराक के बगदाद में थे। इरानियन रिवॉल्यूशन से पहले ईरान की एयर फ्लीट पूरी तरीके से वेस्टर्न मेड थी, लेकिन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लगातार सैंक्शंस के कारण 2000 आने तक ज्यादातर फ्लीट या तो डोमेस्टिक हो गई थी या फिर रशियन प्लेन्स ने अपनी जगह ले ली थी। 2000 से 2007 के बीच रसिया ईरान के टोटल मिलिट्री इंपोर्ट्स का 85% के साथ प्राइमरी आर्म्स सप्लायर बन चुका था। इसी दौरान ईरान $1.96 बिलियन, जो कि रसिया के पूरे एक्सपोर्ट का 5.4%, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रशियन वेपन्स का इंपोर्टर बन गया। 2010 में ईरान ने अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोकने से मना कर दिया, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने ईरान पर और ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए, जिसमें ईरान को हेवी वेपन्स और मिसाइल बेचने पर बैन लगा दिया गया, जिसके कारण सितंबर 2010 में ईरान रसिया के S-300 सिस्टम के डील को कैंसिल करना पड़ा। में ईरान और रसिया सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के स्ट्रॉन्ग एलाई बन गए और उन्हें खुलेआम मिलिट्री सपोर्ट देने लगे। उसके बाद 2015 में JCPOA एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ एनर्जी जनरेशन के लिए यूज करेगा और उसने यूरेनियम एनरिचमेंट को रोक देने की बात कही गई। जिसके बाद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने S-300 पर लगाए गए बैन को हटा दिया, जिसने ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जिंदा कर दिया। जिसके बाद एक और $10 बिलियन की डील साइन की गई, जिसमें हेलीकॉप्टर, प्लेन्स और आर्टिलरी सिस्टम शामिल थे। रशिया यूक्रेन वॉर, 2018 स्क्रिपल पॉइजनिंग इंसिडेंट और रशिया के वेस्टर्न पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस से परेशान होकर यूएस और यूरोप ने रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए। इन सैंक्शंस को देखते हुए रशिया ईरान के साथ अपने मिलिट्री रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने लगा। 2023 तक आते आते दोनों देश ने सुखोई 35, Mi-28, Yak-130 डील्स को फाइनलाइज कर चुके थे। रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरानियन ड्रोन्स के उपयोग का दावा किया, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि वो किसी भी देश को वेपन सप्लाई नहीं करेगा, वो दोनों देशों के बीच पीसफुल रिजोल्यूशन देखना चाहता है। जिसके बाद सितंबर 2022 में यूक्रेनियन मिलिट्री ने ईरान सप्लाई सुसाइड ड्रोन की इमेज पब्लिश की, जो कि रशिया ने यूक्रेन पर टारगेट किया था। 2023 तक ईरान ने रशिया को सरफेस टू एयर मिसाइल, ड्रोन्स और मॉस्को में ड्रोन फैक्ट्री में असिस्टेंस देकर अपना सपोर्ट जारी रखा। ईरान इजराइल वॉर में यूएस ने ईरान पर बम बरसाए, जिसकी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कड़ी निंदा की और इसे एब्सोल्युटली अनप्रोवोक्ड एग्रेशन कहा। जब पुतिन से पूछा गया कि वो इस युद्ध में ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि इजराइल में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा रूसी रहते हैं, वो काफी हद तक एक रशियन स्पीकिंग देश है और हम हमेशा रशिया के इतिहास को साथ लेकर चलते हैं। अब क्योंकि ईरान और रशिया दोनों सेंट्रल एशिया में यूएस के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं, ईरान संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए तैयार हो गया। ईरान और रशिया ने कतर के साथ मिलकर एक गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम भी बनाया। दोनों देशों ने अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई करते हुए नॉन एनर्जी सेक्टर में भी काफी इन्वेस्ट किया है, जैसे जनवरी 2009 में एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट और दिसंबर 2008 में टेलीकम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट। एनर्जी सेक्टर में दोनों देशों के बीच की गई एग्रीमेंट से अपने ऑयल प्रोडक्शन को 15 मिलियन बैरल पर डे तक बढ़ाने की बात की गई। 2005 तक आते आते रशिया ने ईरान का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका था। दोनों देशों में ट्रेड रिलेशन 2005 के $1 बिलियन से 2008 में $3.7 बिलियन तक पहुंच चुका था। मोटर व्हीकल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्लास, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, केमिकल्स, हैंड वोवन कारपेट, स्टोन, प्लास्टर प्रोडक्ट, ये सब कुछ मुख्य
नॉन ऑयल प्रोडक्ट है जो कि रसिया में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। 2022 में रसिया के यूक्रेन पर हमले के कारण यूएस और बाकी देशों ने रसिया पर सैंक्शंस लगा दिए। इसके बावजूद भी मार्च 2022 में ईरान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने रसिया से 20 मिलियन टन की बेसिक गुड्स जिसमें वेजिटेबल ऑयल, व्हीट, बेरली एंड कॉर्न शामिल है की डील साइन की। दिसंबर 2022 में ईरान और रसिया ने एक नए ट्रांसकॉन्टिनेंटल रूट इंट्रोड्यूस किया जो कि यूरोप के ईस्टर्न एज और इंडियन ओशियन से पास होता है, जो कि लगभग 3000 किलोमीटर लंबा है और इंटरनेशनल सैंक्शंस को बाईपास करता है। ईरान अभी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन करने में फोकस कर रहा है जिससे वो टैरिफ के इन्फ्लुएंस को कम कर सके और डॉलर्स के बजाय नेशनल करेंसी में ट्रेड कर सके। 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक 86% रशियन ईरान के इन्फ्लुएंस को सपोर्ट करते हैं और 2018 के रिपोर्ट के मुताबिक 64% ईरानियंस रशिया के इन्फ्लुएंस को सपोर्ट करते हैं। हाल ही में ईरान सैंक्शंस के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें वापस खड़े होने के लिए पैसों की जरूरत है और हम यह देखना चाहते हैं, जो कि ईरान से सैंक्शंस को कम करने पर इशारा करता है। जबकि ब्रुसेल्स में हुई यूरोपियन यूनियन समिट में फैसला किया गया कि रशिया पर कम से कम 2026 तक सैंक्शंस हटाने की कोई जरूरत नहीं। क्या रशिया ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीबिल्ड करने में मदद करेगा? रशिया प्रेसिडेंट डिमित्री ने ईरान को बॉम्ब देने से साफ मना कर दिया है, लेकिन कई सौ रशियन स्पेशलिस्ट ईरान के बसर न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहे हैं जिसमें स्किल्ड इंजीनियर्स टेक्नीशियंस शामिल है जो कि कई सालों से न्यूक्लियर प्लांट्स को ऑपरेट और मेंटेन करते आ रहे हैं और ईरानियन को ट्रेन करते आ रहे हैं। रशिया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में हेल्प क्यों करेगा? इसका ज्यादातर क्रेडिट ग्लोबल पावर प्ले को जाता है। रशिया यूएस के डोमिनेंस को कम और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। इसी के साथ न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स रशिया के इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए रशिया ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए फ्यूल, टेक्निकल एक्सपर्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देता रहेगा जो कि ड्यूअल यूज किया जा सके।